सेक्रेटेरिएट की बत्ती अदम अदायगी पर गुल के इलेक्ट्रिक को यकीन दहानी पर 7 घंटे बाद बिजली बहाल कर दी गई। बिजली ना होने के बायस दफ्तरी उमूर शदीद मुतासिर रहे। PTCL और इंटरनेट का निज़ाम बंद रहा। मुलाजिम कई घंटे दफातर के बाहर घूमते रहे कि इलेक्ट्रिक टीम ने पहुंचकर बिजली बहाल की। तर्जुमान के मुताबिक बिजली 14 करोड़ से जायद के वाजिबात पर मुनक़ता की गई थी। आज़ाद नोहड़ियों हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा, बिजली बहाल कर दी गई है? सिंध हुकूमत सिंध सेक्रेटरी के लिहाज से के इलेक्ट्रिक की नहदगाह निकली है, लेकिन सिंध सेक्रेटरी की बिजली जो रात के इलेक्ट्रिक हुकाम ने जो है मुकम्मल तौर पर काट दी थी। लेकिन इस वक्त जो है के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया ने सिंध हुकूमत से जो मुज़ाकरात हुए या बातचीत का अमल हुआ है, उसके बाद में के इलेक्ट्रिक की यहाँ पर पहुँची है और बिजली उस न्यू सिंध सेक्रेटरीट, खजाना सेक्रेटरीट, बिल्डिंग नंबर 6 के इसके अलावा जो बैरक्स हैं वहाँ की बिजली भी बहाल करने के अमल से के इलेक्ट्रिक टीम यहाँ पर पहुँची है। बिजली बहाली का अमल जारी है मुख्तलिफ, लेकिन सिंध सेक्रेटरी की मजमूई तौर पर बिजली बहाली जो कर दी गई है। इस हवाले से यहाँ पर जो के इलेक्ट्रिक की टीम यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर जो रजाकार यहाँ पर पहुँचे हैं वो अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन बाला हुकाम के अहकाम पर इनका अमल दरामद करना इनकी जिम्मेदारी, जैसे वो कहेंगे इनका काम ये उनकी जो है फरमाइश को पूरी करें। भाईजान, आपने बिजली बहाल कर दी पूरे सेक्रेटरी? जी, अल्लाह का शुक्र, ऑन कर दिया। कितने मीटर से यहाँ पर जिनकी बिजली बहाल कर दी गई? मीटर नहीं, तकरीबन एरिया ऑन हो चुका है। हम सिर्फ एक बंद है अभी अकाउंट्स ऑफिसर का, वो भी ऑन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। 10-15 मिनट में वो भी ऑन हो जाएगा। आपको वजूहत का पता है बिजली काटी क्यों गई है? अब शायद बिलिंग के चक्कर पे काटा हुआ है, अब इसके अलावा मालूम नहीं है, लेकिन हमारी डिपार्टमेंट ने कहा कि ये DC किया हुआ है, उससे RC कर दो। हमने भी फिलहाल RC कर दिया, एक रह गया, वो ऑन कर देंगे इंशाल्लाह 15 मिनट में। थोड़ा फार्मूला बताएंगे DC और RC क्या होता है? आपका टेक्निकल जमला है। डिसकनेक्ट, और असल में मसला ये है कि देखें, अब ये जो लाइन काटने वाले बिल नहीं भरा होगा शायद उन्होंने, इस वजह से तो अभी हमें ऑन करने का बोला है, तो अभी हम ऑन कर देंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी एरिया तो ऑन हो गया आधे ज़्यादा, अब एक रह गया अकाउंट्स ऑफिसर, तो आपसे फारिग होंगे इंशाल्लाह ताला, वहाँ ऑन हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये DC RC का सिस्टम ये के इलेक्ट्रिक हुकाम का है कि बिजली डिस्कनेक्ट कर दो, डिस्कनेक्ट कर दी गई, लेकिन अब जो RC कर दी, लेकिन बिजली को बहाल कर दिया गया है। ये के इलेक्ट्रिक का छोटा सा मुलाजिम, उनका कहना है कि बिलों का मामला होगा, ये बाला हुकाम को पता होगा, लेकिन उनको जैसे अहकाम जारी हो तो उन्होंने बिजली की बहाली का काम शुरू कर दिया। कुछ इलाके रहते हैं उनकी बहाली का अमल भी मुकम्मल कर दिया जाएगा, लेकिन उनको अहकाम मिल चुके हैं कि पूरे सेक्रेटरी की बिजली बहाल कर दो। लेकिन मामूल के लिहाज से सेक्रेटरी का जो अहम हिस्सा है उसकी बिजली बहाल कर दी गई, बाकी इलाकों की बिजली बहाल कर दी जा रही है। तालीम के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा सेहत के लिए 275 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। महकमा बल्दियात के लिए 155 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। ज़िले तरक्याती प्रोग्राम 30 अरब रुपए से जायद के होंगे। महकमा दाखिला और पुलिस के लिए 170 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। वज़ीर आला मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। इसी पर देखते हैं आजिज जमाली की रिपोर्ट। सिंध के बड़े बजट की तैयारी मुकम्मल। 23 खरब रुपए से जायद का बजट पेश होगा। बजट वज़ीर आला सिंध पेश करेंगे। बजट दस्तावेजात के मुताबिक माली साल 2024-25 के सिंध बजट का कुल हजम 2300 अरब रुपए से ज्यादा होगा। सिंध बजट में रेवेन्यू का तखमियाना 1899 अरब रुपए है। बजट में महकमा तालीम के लिए 400 अरब रुपए, महकमा दाखिला के लिए 170 अरब रुपए, महकमा सेहत के लिए 275 अरब रुपए, महकमा बल्दियात के लिए 155 रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह के मुताबिक बजट में तालीम, सेहत, पुलिस, तवानाई, ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर महकमे में 50,000 से जायद सरकारी मुलाजमीन की भर्तियों का ऐलान किया जाएगा। नई माली साल के सिंध बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफे का इम्कान है, जबकि सूबाई बजट में नई तरक्याती स्कीमों के लिए कम से कम और जारी तरक्याती स्कीमों के लिए ज्यादा से ज्यादा रकम मुख्तस की गई। नए माली साल के बजट में तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफे की वजह से बजट का हजम 3300 अरब से जायद हो गया है। तरक्याती अखराजात 965 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि सिंध काबीना का खुसूसी प्री बजट इजलास जारी है, जिसके बाद सिंध बजट आज शाम सिंध असम्बली में वज़ीर आला सिंध पेश करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे आजिज जमाली से। जी आजिज। सिंध के नए माली साल का बजट आज सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह आज शाम 4 बजे ये बजट पेश करेंगे। इस वक्त सिंध काबीना का खुसूसी इजलास वज़ीर आला हाउस में जारी है। ये प्री बजट इजलास है, जिसमें ज़ाहिर है कि अल्टीमेटली सिंध बजट की मंजूरी ही दी जाएगी, जिसके बाद ये बजट असम्बली में पेश होगा। अब तक के जो बजट के एदाद शुमार सामने आए हैं, तो कल तक सिंध हुकूमत के ज़राए 2350 अरब की बात कर रहे थे,
आज जो बजट का हजम है वो 33 अरब रुपए से ज़्यादा हो गया है। तकरीबन 100 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है बजट में, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि सिंध हुकूमत ने पहले 15% तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन की कैलकुलेशन की थी, लेकिन अब चूँकि इम्कान ये है कि शायद सूबाई महकमों के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% तक इजाफ़ा किया जाएगा। चूँकि वफाकी हुकूमत ने 25% तक तनख्वाहों में इजाफ़ा किया है, तो उस वजह से सिंध के बजट का जो मजमूई हजम है उसमें भी इजाफ़ा हो गया है। अब 3,352 करोड़ रुपए का सिंध बजट जो है आज सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा। इस बजट की का जो अगर सालाना तरक्याती प्रोग्राम मैं आपको बताऊं, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको कहा जाता है, उसमें नए तरक्याती मंसूबों के लिए रकम नहीं रखी गई है और आन गोइंग जो तरक्याती स्कीमें हैं 3,000 से ज़ायद उनके लिए रकम रखी गई है। अलबत्ता इसका ये मतलब नहीं है कि नई स्कीमें नहीं होंगी। फेडरल PSDP है और गैर मुल्की जो इमदाद है उसमें से भी नए मंसूबे रखे जाएंगे। ज़राए कह रहे हैं कि सोलर पैनल शुरू करने का मंसूबा जो है वो बजट में शामिल है। जिस तरह सिंध काबीना में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जो 10 नुकाती इलेक्शन से कबल का एजेंडा था, नए माली साल के बजट में उस पर अमल किया जाएगा, जिसमें सैलाब मुतासरीन के घरों के लिए पैसे रखे जा रहे हैं, जिसमें सोलर पैनल फराम करने के लिए 100 यूनिट बिजली फराम करने का मंसूबा बजट में शामिल है। 400 अरब रुपए से ज़ायद तालीम के लिए रकम मुख्तस की जा रही है। इस तरह सेहत, बल्दियात, दाखिला और दीगर जो महकमे हैं उनके लिए बजट में रकम मुख्तस की गई है। 5,000 नई मुलाजमतें, कुछ मुलाजमतें पहले से मौजूद हैं, जिस तरह तालीम में 3,000 से ज़ायद मुलाजमतें हैं, लेकिन 5,000 नई मुलाजमतें क्रिएट की गई हैं बजट में, जिनका भी आज नए माली साल के बजट में ऐलान किया जाएगा। जी आजिज़ ये बताइएगा कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से तजावीज़ दी गई थी, गवर्नर सिंध कामरान चेसोरी ने दी थी, MQM की जानिब से भी तजावीज़ दी गई थी और ताजिर बिरादरी ने भी काफ़ी सारी तजावीज़ पेश की थी। सिंध हुकूमत को किन किन तजावीज़ को माना गया है इस बजट में? जी देखिए, ओवरऑल सिंध बजट हमारे सामने नहीं है। सिंध बजट आज शाम में पेश होगा, लेकिन जो उसकी मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। सिंध बजट में कुछ नई तजावीज़ अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें ताजरों के हवाले से कुछ मुतालबात रखे गए थे। ज़राए कह रहे हैं कि सिंध बजट में सनतकारों और ताजरों के मुतालबात पे कुछ नुकात शामिल हैं। नए माली साल के बजट में सब्सिडीज़ जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें जो है पीपल्स बस के मद में सिंध हुकूमत जो सब्सिडी दे रही है वो बिल्कुल जूं का तूं रहेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, गंदम पे सब्सिडी दी थी सिंध हुकूमत ने, वो सब्सिडी बरकरार रहेगी। इस तरह दीगर मामलात पे सब्सिडीज़ जो दी गई थी वो इस साल के बजट में भी शामिल हैं, उनको कोई कटौती नहीं की गई है। कैंटोनमेंट से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली जो पहले नहीं होती थी, इस बार प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली बजट में शामिल है। अलबत्ता नए टैक्सेस नहीं लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि सिंध हुकूमत जिस तरह जनरल सेल टैक्स मुख्तलिफ शोबाजात पे वसूल कर रही है सूबाई, तो वो जिस शरह से वसूल कर रही थी उसी तरह से इस बार भी वसूल करेगी। उसमें कोई इजाफा भी नहीं किया गया है और कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया गया है। जी ठीक है आजिज़, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। सिंध का नए माली साल का बजट सालाना तरक्याती प्रोग्राम में कोई नया मंसूबा शामिल नहीं किया गया। जारी मंसूबों की तादाद 46,044 हो गई है। जारी मंसूबों पर 493 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अशरफ खान भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अशरफ, कोई नया मंसूबा नहीं शुरू किया जा रहा, तो बहुत सारे वादे दावे हैं जो किए गए थे हुक्मरानों की जानिब से कि ये भी किया जाएगा और वो भी किया जाएगा, और साथ साथ ये बताइएगा कि 46,044 पुराने मंसूबे हैं, ये कौन कौन से मंसूबे हैं?
मैं बताऊं कि जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सूबे का जो सिंध आज बजट पेश करने जा रहा है, तो देखा जाए मजमूई तौर पे जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 960 अरब रुपए के करीब जो है रकम मुख्तस की गई है, जिसमें देखा जाए सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 493 अरब रुपए रखे गए। इजला जो है मुख्तलिफ इजला पूरे सिंध भर के, उसके लिए 55 अरब रुपए रखे गए। और जो गैर मुल्की फंडेड से जो प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाएंगे उसके लिए उसकी जो रकम है अब 334 अरब रुपए की सतह पर पहुँच गई कि वो उसके लिए मुख्तस किए गए फॉरेन फंडिंग से जो प्रोजेक्ट मुकम्मल होंगे। और वफाक से जो PSDP की मद में सिंध को ट्रांसफ़र होगा 76 अरब 97 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र होंगे। मजमूई तौर पे ये सालाना तरक्याती प्रोग्राम बनता है 960 अरब रुपए मुख्तलिफ मद में ये खर्च करेंगे। और यहाँ देखा जाए ऑन गोइंग जो जारी मनसूबे थे उसकी तादाद थी 4249, जिसपे 303 अरब 22 करोड़ रुपए खर्च करने थे। अनअप्रूव स्कीमें जो कैरी फॉरवर्ड है, जो पिछले सालों से आगे आती जा रही हैं, वो तकरीबन 394 हैं स्कीमें, जिसपे 109 अरब 87 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। और मजमूई तौर पर देखा जाए नए माली साल का जो बजट आ रहा है उसमें जो जारी मंसूबे हैं वो बताया जा रहा है 4644 की सतह पे पहुंच गए। जो मंसूबे हैं छोटे बड़े सारे जारी मंसूबे, उसके लिए 493 अरब 9 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। अब यहाँ पे जारी मंसूबे जो बताएं, जिसमें कराची का K4 मंसूबा है, फिर आपका ग्रेटर S3 मंसूबा है जो बड़ा मंसूबा है, और रेड लाइन मंसूबे हैं उसकी बात की जाए, जैसे येलो लाइन है, वो प्रोजेक्ट वो हैं कि वो जारी मंसूबे। रेड लाइन जो सफूरा से आपका आ रहा है, जो मिला रहा है ग्रीन लाइन से, उसमें जो है बायोगैस का प्लांट भी लगेगा, दीगर चीज़ें भी लगेंगी। ये प्रोसेस है कि जो कि 1 साल से ज़ायद अरसे से ये रुका हुआ है, क्योंकि निगरान हुकूमत जब आई थी तो ये मंसूबे को रोक दिया गया था। और K4 की बात करें तो वफाक और सिंध हुकूमत 50-50 हिस्सेदारी है उसमें, और इसका प्रोजेक्ट जो है ताकि 2016 में K4 मंसूबा शुरू हुआ था, अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। कहा यह जा रहा है कि अभी भी जो है इसके लिए बड़ी रकम मुख्तस करनी होगी। देखा जाए मजमूई तौर पे ये मंसूबा शुरू हुआ था 20-22 अरब रुपए से, अब कहा जा रहा है कि पावर की सप्लाई और पावर प्रोजेक्ट के मिला के 180 अरब रुपए से इसकी कॉस्ट चलेगी, क्योंकि पैदावारी लागत जो बढ़ी है उसकी वजह से सीमेंट सरिये इन सब की कीमत बढ़ गई, इसलिए उसकी लागत भी बढ़ गई। अब देखना ये है कि वफाक ने भी अपने बजट में कहा कि K4 मंसूबे की रकम रखी जाएगी। सिंध ने भी अपने बजट में ये जो जारी मंसूबे हैं, कोई नया मंसूबा तो नहीं है, जारी मंसूबे जो कि मुकम्मल करने। और जारी मंसूबे की बात की जाए, जैसे कि मैंने बताया 4644 के सतह पे पहुंच गए जो जारी छोटे बड़े मंसूबे हैं, जिसमें पूरे सिंध के हैं, फिर कराची के भी मंसूबे हैं। और कराची अब इस वक्त इंतजार कर रहा है कि कोई ऐसे मंसूबे जो जल्द अज जल्द मुकम्मल हों। सड़कों की मरम्मत का, नई सड़कों की तामीर है। डेवलपमेंट की बात की जाए, जो सीवरेज लाइनों की बात है, पानी की लाइनें डलनी है, तो सब इस दफ़ा चाहे हो ताजिर हो कराची के रिहायशी हो, वो इंतज़ार करें कि सिंध के बजट में डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए क्या रकम रखी जाएगी। क्योंकि इस वक्त कराची तरसा हुआ है, और बेसिकली जो हम तमाम चैम्बर, तमाम एसोसिएशन और इंडस्ट्री जोन के पास जाते हैं तो तमाम सनअतकार यही डिमांड करें। 7 इंडस्ट्री जोन हैं, 24,000 छोटी बड़ी सनतें हैं, उनकी डिमांड है कि कराची को पानी दो, कराची को इंफ्रास्ट्रक्चर दो, सड़कों की तामीर की जाए। इस वक्त अगर हम बात करें, लांडी है, साइड है, कोरंगी है, औरंगी है, इन सब एरिया में जब माल निकलता है तो उनकी सड़कें ऐसी टूटी हुई हैं, बुरी हालत है कि वहाँ पे आपके हैवी ट्रैफिक नहीं चल सकता है। जैसे मैं कोरंगी की बात करूँ, हालिया में जो अब इनकी जो बस लाइन सर्विस थी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वो बंद की गई, क्योंकि सड़क की ऐसी हालत है वहाँ बस नहीं चल सकती हैं। तो इस वक्त कराची तरसा हुआ है, नए मनसूबों के लिए कराची तरसा हुआ है, मरम्मती काम के लिए कराची तरसा हुआ है, पानी के लिए कराची तरसा हुआ है, सीवरेज और पानी के निज़ाम को बेहतर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखा जाएगा नए माली साल का बजट आएगा, नए माली साल में कोई नया तरक्याती प्रोग्राम शुरू नहीं किया जा रहा। ठीक है अशरफ, आप हमारे साथ ही रहिए। ये FPCCI के रहनुमा मियाँ जाहिद हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं ताजरों की? हेलो मियाँ साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आपका क्या सवाल है, जरा रिपीट कीजिएगा। ये बताइएगा कि बजट आ रहा है, क्या तवक्कुआत है आप लोगों की? आ रहा है, इसमें हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले, तो उसमें उन्होंने हमें कहा था कि जी बड़े पैमाने पे तरक्याती काम का सिंध में आगाज हो रहा है, जिसमें सेहत के तरक्याती प्रोग्राम है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का है, रोड का है, तो इलेक्ट्रिसिटी के वो बता रहे थे कि जी हम उसमें प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो और इसी तरीके से हमने जो पॉइंट उनके साथ रेज किया था वो था इसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट का, खास तौर पे कराची के लिए, क्योंकि सिंध में जितने 4-5 बड़े शहर हैं, हमारा कहना यह है कि उसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स होने चाहिए।
और स्पेशली कराची में, क्योंकि कराची में जिस तरीके से स्ट्रीट क्राइम्स दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसमें जा रहा है कि पुलिस को जब तक उसको हम इक्विप नहीं करेंगे प्रॉपरली, उस वक्त तक मसाइल हल नहीं होंगे। ये चीज़ें हमने उनसे डिस्कस की थी चीफ मिनिस्टर साहब से, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है SRB, ये पाकिस्तान में जितने भी इनके लोकल टैक्स रेवेन्यूज हैं सूबों के, उनमें सबसे ज्यादा ये परफॉर्म कर रहा है, जो इस साल भी 240 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करेगा। तो इस लिहाज से सिंध का सूबा जो है वो गरीब सूबा नहीं है। इनके पास वसाइल भी हैं, इनके पास क्रॉप्स भी हैं, एग्रीकल्चर भी है, इनके पास गैस भी है, ऑयल भी है। तो सिंध का सूबा एक रिच सूबा है। अब इनमें 33 खरब रुपए का इनका बजट आज इंशाल्लाह अनाउंस होगा, 33.5 खरब का, और इसमें 959 रुपए ये तरक्याती प्रोग्राम के लिए भी इसमें रिजर्व कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें इनकी ये ओवरऑल अगर चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो वो सारी अच्छी लग रही है। लेकिन ये कि अगर हम इसको ऑन ग्राउंड रियलिटीज को देखें, तो अगर सिर्फ कराची में देखें तो 7 इंडस्ट्रियल जोन है। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड नेटवर्क है, उस तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी नाजुक हालत में हैं। उनमें रोडों की कंडीशन बेहतर होने की जरूरत है। इसी तरीके से जो खेतों का जो मंडी तक रोड नेटवर्क है उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, वो ठीक होने की जरूरत है। इसी तरीके से कच्चे का जो इलाका है जिसमें डाकुओं का राज है, और जो कि अब तो खुल्लम खुल्ला अपने बयान भी दे रहे हैं, आपने वीडियो वगैरह पे सोशल मीडिया पे देखे होंगे, जिसमें कह रहे हैं कि जी हमारी पुलिस जो है वो कुछ नहीं कर सकती। तो ये चीज़ें जो है ना, इससे जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो मुतासर हो रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसमें अपने रेट बहाल करे, इवन फेडरल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसमें अपने रेट बहाल करे। और सिंध पुलिस जो है खास तौर पे इनको हमें रोबस्ट करने की जरूरत है, इन्हें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है सिंध के, जैसे सक्कर है, हैदराबाद है, कराची है, तो इसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की जरूरत है। और दूसरी बात यह कि इसमें टूरिज्म का जहाँ तक ताल्लुक है, सिंध में बड़ा पोटेंशियल है, सक्कर में पोटेंशियल है और दादू में पोटेंशियल है। तो इनका जो टूरिज्म स्पेसेस हैं, प्लेसेस हैं, इनको हमें प्रमोट करना चाहिए। तो इससे सूबों की यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी इकॉनमी स्ट्रांग होगी। अब डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी के लिए भी इन्होंने कुछ 30 अरब रुपए रखे हैं, जबकि हमने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा था कि हम FPCCI से भी इनको असिस्ट करेंगे ताकि डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी को उनके वहीं पे रोबस्ट किया जाए, इनको बेहतर किया जाए, एक्सप्लोर किया जाए, ताकि डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोग हैं वो अपने पाँव पे खुद खड़े हों और उनकी इकॉनमी खुद बेहतर हो। तो FPCCI भी इसमें रिसर्च वर्क में हुकूमत सिंध को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर हम मिलजुल के काम करें तो अच्छे काम हो सकते हैं। एक बड़ा जो इशू है वो मेयार का है कि सिंध में जो तरक्याती काम होते हैं उनका मेयार अच्छा नहीं होता। तो वो भी हमने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा था कि उसकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि सड़कें बनाते हैं वो 6 महीने 8 महीने साल में टूट जाती हैं। इसी तरीके से फिर जो बारिशें होती हैं या भी क्लाइमेट चेंज है, इसके जो मसाइल हैं उस पर इन्होंने मेरे ख्याल में पैसे तो रखे हैं, लेकिन थोड़े से पैसे रखते हैं। तो इसमें पैसे ज़्यादा रखने चाहिए ताकि क्लाइमेट चेंज के हवाले से ज़्यादा आने वाले चैलेंजेस जो हैं वो क्लाइमेट चेंज से हमें आने हैं। फिर तालीम के लिए उन्होंने 400 अरब रुपये रखे हैं, सेहत के लिए 275 अरब रुपये और बल्दियात के 155 अरब रुपये और अमन अमान की बहाली पर 170 अरब रुपये। अब इसमें मैं समझता हूँ कि ये तीनों शहरों में अगर इसमें करें, जो मैंने भी गुजारिश की है, इसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट करें और उनको इंस्टॉल भी करें और जल्दी करें, तो फिर ये है कि सिंध में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बनता है। फिर ये कि एक और चीज़ जिस पर हमने चीफ मिनिस्टर की तवज्जो मौजूद कराई थी वो है कि सिंध में अगर मजीद अब इंडस्ट्री लगाई जाए तो वो इंडस्ट्रियल ज़मीन जो है वो बड़ी महंगी और कॉस्टली है। क्योंकि कराची में देखा जाए तो कम से कम 50 से 70 करोड़ रुपए एकड़ जमीन है। तो उसमें धाबे जी में उन्होंने बताया था कि वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और वो EPZ बना रहे हैं, तो वो अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें और मजीद बनाने चाहिए। फिर इसी तरीके से स्टील मिल के साथ जो जमीन है जो 7-8 हज़ार एकड़, उसमें इंडस्ट्रियल जोन बनाना चाहिए। तो उसमें यह है कि कराची तकरीबन को 55% एक्सपोर्ट में उसका शेयर है पाकिस्तान की और तकरीबन 60% उसका रेवेन्यू में शेयर है। तो कराची को अगर उसका ड्यू शेयर मिले और उसमें डेवलपमेंट के काम हो, लोगों को यहाँ पे सेहत, तालीम और दूसरी सहूलतें वो मैसर हों, और हाँ सिंध का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें 95% शेयर जो है वो कराची का है। तो इस लिहाज से हमें चाहिए कि हम कराची को एक मॉडल सिटी बनाएं। और सिर्फ अगर हम जिला कोरंगी को देखें तो उसका जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है
वो दुबई से ज़्यादा है। तो हम अगर इस तरीके से अपने डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करें तो उसमें बहुत ज़्यादा तरक्याती काम भी हो सकते हैं और हम दुनिया को एज ए मॉडल अपने ये शहर और ये इलाके जो हैं वो सेल कर सकते हैं। जी अच्छा जाहिद साहब, अगर विफाक की बात करें तो उनका क्लेम है कि ताजिर दोस्त बजट उन्होंने पेश किया है। कंपैरेटिवली आप कैसे देख रहे हैं कि सिंध में जो बजट पेश किया जा रहा है, कुछ तजावीज़ सामने आ गई हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है या विफाकी हुकूमत का? देखिए, ताजिर दोस्त के हवाले से तो अगर हम देखें तो ना सिंध का बजट ताजिर दोस्त है और ना फेडरल गवर्नमेंट का बजट ताजिर दोस्त है। और मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट ने तो ताजिर दोस्त होने का कोई दावा भी नहीं किया। उन्होंने तो ताजिर दोस्त का मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कहीं कहा हो। अलबत्ता उन्होंने वो एक ताजिर दोस्त एक स्कीम जो है उसके हवाले से वज़ीर खजाना ने जिक्र जरूर किया था। तो एक जी उसमें भी 30,000 लोग उसमें रजिस्टर हो चुके हैं और उसमें से 30 लाख लोग जो हैं वो उसमें रजिस्टर होने चाहिए और उसका 1% अभी तक हुआ है। तो असल में बात यह है कि उसमें भी उन्होंने जो स्कीमें बनाई हैं उसमें मुझे ये लगता है कि उसमें ताजिर दोस्त तो स्कीमें नहीं है। उसमें एक रेवेन्यू के मेजर्स तो उन्होंने जरूर लिए हैं फेडरल गवर्नमेंट ने, और उसमें उन्होंने 3400-3500 अरब रुपए के टैक्सेस का इजाफा किया है। और उन टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए ज़ाहिर है कि उन्हें एनफोर्समेंट के मेजर्स पे जाना पड़ेगा। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे डिजिटलाइजेशन का, तो वो उन्होंने डिजिटलाइजेशन का कहा जरूर है, लेकिन उसमें और 7 अरब रुपए भी रखे हैं उसमें FDR की डिजिटलाइजेशन के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस स्पीड से डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए कि हर शख्स की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है पाकिस्तान में वो सारी की सारी डिजिटलाइज होनी चाहिए। अगर वो डिजिटलाइज होगी तो टैक्स और रेवेन्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा और हमारा जो रेवेन्यू का जो है पोटेंशियल जो है पाकिस्तान का इकोनॉमी के साइज के हिसाब से वो कोई 14-15 हजार अरब रुपए है। वेरा इसके हमने जो टारगेट अभी रखा है 12,900 अरब रुपए का रखा है। तो अभी भी उसमें 2,000 अरब रुपए की गुंजाइश है। तो लेकिन वो इस तरीके से अगर जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं, अगर उन्हीं के ऊपर आप मजीद बोझ ला देंगे और उन्हीं को एनफोर्समेंट मेजर्स के जरिए सख्ती के जरिए उनसे आप टैक्स कलेक्ट करेंगे तो ज़ाहिर है कि फिर लोग ह्यू एंड क्राई करेंगे। उसमें जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाने की जरूरत है। तो उसको अगर आप लाएंगे तो ये 4-5 हजार अरब रुपए का जो हमारा टैक्स में गैप है ये पूरा हो सकता है। और लेकिन वो हो इसी तरह सकता है कि उसमें डिजिटलाइजेशन की जाए, यानी किसी को हरासा न किया जाए, तंग न किया जाए। ऑटोमेटिकली जो भी उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो अगर सिस्टम में आ जाएगी तो वो फिर अपना टैक्स देने में मजबूर हो जाएगा। तो इस तरह के इकदाम जो है आजकल की दुनिया में जो बड़ी एडवांस दुनिया है उसमें करने की जरूरत है। और हम एज FPCCI हम गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए तैयार हैं, हम उसको सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम समझते ये हैं कि इस तरह से जो ड्रैकोनियन मेजर्स हैं जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने उन्होंने अनाउंस किया है, इसमें ऐलानात हैं कि उसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, 10 साल सजा होगी टैक्स चोरी पे, तो ये चीजें आर्बिट्रेरी हैं। उसमें पाकिस्तान में आपको पता है FDR के जिस तरीके से उनके तौर तरीके हैं वो तो फिर लोगों के ऊपर FIR काट के और फिर उनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो लिहाजा इन इकदाम की तो हम हिमायत नहीं करते, लेकिन हम ये हिमायत जरूर करते हैं कि डिजिटलाइजेशन के जरिए जो ड्यू टैक्स है वो सब लोगों से लेना चाहिए और पाकिस्तान की तरक्की में सबको काम करना चाहिए। जहाँ तक सिंध का आपने पूछा कि जी ताजिर दोस्त, तो सिंध वालों ने भी मेरा नहीं ख्याल के कोई क्लेम किया है कि वो ताजिर दोस्त कोई बजट लेके आए हैं, और ना कोई ताजिर दोस्ती उसमें हमें कोई खास ऐसी कोई चीज डायरेक्शन नजर आ रही है कि जिसमें ट्रेड और इंडस्ट्री और इकॉनमी को जंप देने के लिए, बूस्ट देने के लिए कोई उसमें इकदाम किए गए हों। तो ये मेरी इसमें सजेशन। जी ठीक है मियां जाहिद साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। फ़हीम सिद्दीकी, बजट आ रहा है, कुछ देर बाद अनाउंस हो जाएगा, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो रहा। क्राइम के लिए एंटी क्राइम के लिए 170 अरब रुपए रखे गए हैं, तालीम के लिए 400 अरब हैं, जबकि सेहत के लिए 275 अरब रुपए रखे गए हैं। ये चीदा चीज़ें हैं, किस तरह देख रहे हैं आप इस बजट को? इस बजट की जो सबसे खास है वो 2 बातें हैं। एक तो ये कि उसमें सबसे अहम बात तो ये है कि इस वक्त जो ये बजट है ये खसारे का बजट है, और दूसरा ये कि ये टैक्स फ्री बजट है। खसारे का बजट होने के बावजूद सिंध हुकूमत कोई नया टैक्स लगाने नहीं जा रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
और फिर जैसा कि आपने भी कुछ आदाद-ओ-शुमार शेयर किए हैं, अभी तक के आदाद-ओ-शुमार तो यही बताते हैं, बजट अभी पेश होने में जो है कोई कम से कम 4 घंटे बाकी हैं, 4 घंटे से कुछ कम वक्त रह गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो है सिंध असेंबली में भी बजट पेश करेंगे। उसमें अहम बात यही है कि खसारे के बजट के बावजूद, क्योंकि गवर्नमेंट कोई नया टैक्स लगाने नहीं जा रही, लेकिन उसके साथ साथ जो इस वक्त सूबे में अमन अमान की सूरत हाल है, उसके लिए जो रकम रखी गई है वो 170 अरब रुपए है। अब ये 170 अरब रुपए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सूबे में अमन अमान कायम करने में क्या मददगार साबित हो सकेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल होगा इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के लिए, एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त, जिस वक्त आपके सामने कच्चे का मसला जो है बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, बहुत बड़ा मसला बन के मौजूद है। और कच्चे के डाकुओं के हवाले से गुज़िश्ता दिनों तो ये खबरें भी आई हैं कि कराची में एक ताजिर जो बलवानी साहब थे, उनका जो मर्डर है उसमें कच्चे के डाकू मुलविस हैं, जिन्होंने कराची में आकर डिफेंस के इलाके में आकर जो है वो बाकायदा तौर पर ये वारदात की है। तो कच्चे में अमन अमान बरकरार करना और कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाना, ये दो बड़े चैलेंजेस हैं। और इन दो बड़े चैलेंजेस से निपटने के लिए जो 170 अरब रुपए रखे गए ये नाकाफी मालूम होते हैं। इसके लिए ज़ाहिर है महकमा दाखिला ने जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स दी होंगी, सिंध पुलिस ने अपनी रिक्वायरमेंट्स दी होंगी। उसके बाद जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं उसके तहत यही है कि सिंध पुलिस ने जो रिक्वायरमेंट दी थी उसमें उन्होंने इक्विपमेंट्स की बात की है कि हमारे इक्विपमेंट्स में इजाफा किया जाए, हमें इस तरह की चीज़ें दी जाए जिनके जरिए हम क्राइम को कर्ब कर सकें। तो ये इंपॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो 170 अरब रुपये मुझे कम लगते हैं अगर इस चैलेंज से संजीदगी से निपटना है। दूसरी बात बहुत अहम है कि 400 अरब रुपए आपने तालीम के लिए रखे हैं। ये एक अच्छी चीज नजर आ रही है हमें कि हमें सबसे ज्यादा इस वक्त जो फिगर नजर आ रही है वो तालीम के शोबे में रखी गई रकम की सूरत में नजर आ रही है। अब आप जब तालीम के शोबे में इतनी रकम रख रहे हैं तो ये भी सवाल उठता है कि जनाब फिर आप जो बंद स्कूल हैं यकीनन वो भी खोलने जाएंगे, जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं आप उनको भी यकीनन स्कूलों तक लाने की कोशिश करेंगे, और भी बहुत सारे मंसूबे हैं जो आपको फिर तालीम के शोबे में करना होंगे। क्योंकि हमारे यहाँ असल मसला यही है कि बहुत बड़ी तादाद बच्चों की वो स्कूलों से बाहर है, और अगर आपने इतनी बड़ी रकम रखी है तो आप ये समझते हैं कि सिंध में जो तालीम का एक ग्राफ है वो ऊपर जाना चाहिए, जो ख्वानदगी की शरह है वो ऊपर जानी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। सेहत के लिए जो फिगर रखी गई है वो भी मेरे ख्याल में एक अच्छी फिगर है, लेकिन उसमें मजीद इजाफा होना चाहिए था। ठीक है फ़हीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हमारे नुमाइंदे अशरफ खान FPCCI के अहदेदार मियां जाहिद हुसैन से कोई सवाल करना चाह रहे हैं। अशरफ खान, गो अहेड। चंद जैसे फेडरेशन हाउस और कराची चैम्बर सब जगह ये आपके सूबाई वजीर आते हैं तो वहाँ पे K4 मंसूबे की बात होती है। 2016 में शुरू हुआ, आज तक मुकम्मल नहीं हुआ, हम 2024 में पहुँच गए। कहा जा रहा है अगले 2 से 3 साल में ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। कराची की पानी की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है। अब मरदमशुमारी के साथ 2 करोड़ की आबादी है और कराची को आधी आबादी को पानी मिलता है। डिमांड 1 करोड़ गैलन से ज़्यादा की है और 55 करोड़ गैलन सप्लाई होती है। तो ये कैसे शॉर्टफॉल पूरा होगा? जो सबसे बड़ा मंसूबा है 65 करोड़ गैलन का K4 मंसूबा अब तक मुकम्मल नहीं हुआ है। 8 साल हो गए और इसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। जी मियां साहब, अशरफ खान का सवाल है K4 का मंसूबा आज तक मुकम्मल नहीं हुआ, कराची की पानी की जो नीड है वो बढ़ती चली जा रही है, इसको कैसे मीटअप किया जाएगा? की बात यह है कि K4 का मंसूबा जो है 10 साल तो हो गए हमें भी सुनते सुनते, और उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने और सूबाई हुकूमत ने उसमें 50-50% फंडिंग करनी थी। सूबाई हुकूमत कहती है कि जी फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए, और फेडरल गवर्नमेंट कहती है हमने दे दिए। तो एक ऐसा मसला है कि जिसको हमें तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या है और किसने करना है और कब करना है। और फिर ये कि उस मंसूबे की लागत भी बढ़ती चली जा रही है, वो हर साल 5-7 अरब रुपये उसमें कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है, तो वो डिले होती है। अच्छा, अब बात यह है कि K4 के मंसूबे से कराची को पानी मिल रहा है। अब कराची को जो पानी मिल रहा है, इस वक्त भी पानी जो मिल रहा है कराची को, कोई भी आदमी भूखा या प्यासा नहीं है और कोई भी इंडस्ट्री बगैर पानी के नहीं है। सिर्फ मसला यह है कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसमें प्रॉब्लम है कि लोगों को टैंकर के जरिए पानी देना पड़ता है और फिर टैंकर खरीदना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ माफियाज भी हैं जो नहीं चाहती कि सबको एक बोनाफाइड सिस्टम हो और एक अच्छा सही सिस्टम हो जिसके तहत लोगों को पानी मिले। क्योंकि अगर एक प्रॉपर सिस्टम के तहत लोगों को पानी मिलेगा तो फिर वो माफियाज की जो इनकम है टैंकरों के जरिए, वो इनकम उनकी ज़ाहिर है कि जब आप उसमें कोई शॉर्टेज क्रिएट करेंगे किसी चीज़ की तो तब आपका उसमें इंटरेस्ट सर्व होगा। तो इस तरीके से मसनूई किल्लत पैदा करके और लोगों को तंग करके और परेशान करके फिर उनसे पैसे बटोरे जाते हैं।
ये दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि इसको सिस्टम को ठीक किया जाए, पानी की सप्लाई को बेहतर किया जाए। दूसरी चीज यह है कि जो पानी अवेलेबल है उसकी सिस्टम को, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको प्रॉपर किया जाए। तो ये दोनों चीजों में गवर्नमेंट को इसमें पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है और इसके लिए एक सियासी आज़म की भी जरूरत है और उसके साथ डिसिप्लिन की भी जरूरत है। तो नटशल ये है कि इसमें बहुत सारी करप्शन भी है, इसमें सियासी आज़म की कमी भी है, और जहाँ तक फाइनेंस की किल्लत का ताल्लुक है तो मैं देख रहा हूँ कि आखिर 33 ट्रिलियन का ये बजट आया है, इसमें से 10-20 अरब रुपए उसको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिए जा सकते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी दे सकती है। तो ये मुझे तो ऐसा लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट का भी 18,000 अरब रुपए का बजट है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई फंड की ऐसी कोई किल्लत है, मुझे तो अज़्म की किल्लत नजर आ रही है। और ये कि अगर करना चाहें तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि इसमें इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है पानी की, उसको ठीक करने की जरूरत है। जी, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है मियाँ साहब, आप हमारे साथ रहिए। आजिज़ हमारे से बात कर लेते हैं। आजिज़, ये खबर आ रही है कि कोई नया टैक्स सिंध हुकूमत नहीं लगा रही है, और अगर तखमीना देखा जाए तो 33 खरब से बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा खसारे का बजट है। किस तरीके से सिंध हुकूमत इसको मैनेज करेगी? बजट में खसारा तो होगा, चूँकि उसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो मुलाजमीन की तनख्वाहों का है। सिंध हुकूमत ने पहले 15% पे अपना बजट बनाया था, जो 2350 अरब बन रहा था, लेकिन अब चूँकि रात में इजाफा हुआ है। आज सिंध काबीना को जो बताया गया है, सिंध काबीना के सामने जो एदाद शुमार आए हैं उसमें हमें पता लगा है कि बजट तो 3,300 अरब से भी ज़ायद का है। जिसमें जो बात हुई है कुछ माहिरीन से, सिंध हुकूमत के ज़िम्मेदारों से, बताया ये जा रहा है कि तनख्वाहों में 25% तक इजाफा जा सकता है, चूँकि वफाकी हुकूमत ने 22 से 25% तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया है और सिंध हुकूमत 15% पे इक्तफ़ा कर रही थी। तो अगर 20 लाख से ज़ायद सिंध में सरकारी मुलाजमीन है, अगर उनकी तनख्वाहों में 25% तक इजाफा होता है तो यकीनन फिर बजट का हजम भी बढ़ जाता है और फिर बजट में खसारे का इम्कान भी बढ़ जाता है। तो ये तो मौजूद है। अलबत्ता टैक्सेस के हवाले से नए टैक्स नहीं लगाए जा रहे, ये बताया गया है। अलबत्ता कुछ टैक्सेस की शरह में इजाफा ज़रूर हो सकता है, वसूलियों में इजाफा हो सकता है। ख़ास तौर पे दो बड़े महकमे हैं, सिंध एक्साइज डिपार्टमेंट और सिंध रेवेन्यू बोर्ड, जो सिंध का टैक्स वसूल करते हैं, उनका टारगेट बढ़ाया जा रहा है और उनका टैक्स मार्जिन बढ़ाया जा रहा है। जबकि तरक्याती स्कीमों की जहाँ तक बात है तो दो तरह की तरक्याती स्कीमें होती हैं। एक होती है एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, जिसको सालाना तरक्याती प्रोग्राम कहा जाता है। वो प्योर सिंध हुकूमत का अपना बजट है। उसमें इन्होंने फ़ैसला ये किया कि बरसों से पुरानी हज़ारों स्कीमें हैं जो मुकम्मल नहीं हो रही, तो नई स्कीमों के बजाय जो पुरानी स्कीमें हैं उन पे पैसा लगाया जाए। तकरीबन 900 अरब से ज़ायद का ये बजट है। 700-750 अरब का ये एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। लेकिन उसके अलावा जो दीगर तरक्याती प्रोग्राम होते हैं, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट से मिलने वाले फ़ंड्स पे तरक्याती प्रोग्राम होते हैं, जैसे K4 का मंसूबा है। K4 के मंसूबे में वफाकी PSDP से पैसों की ज़रूरत है। इस तरह नए जो मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, जैसे सोलर पैनल का मंसूबा शुरू किया जा रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से, नए माली साल के बजट में उसका ऐलान हो रहा है। तो सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली जो है वो गरीबों में तकसीम की जाएगी। 200 इलाकों में कहा जा रहा है कि इब्तदाई तौर पे 100 यूनिट कंज्यूम करने वाले, 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोगों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो ये भी एक नई स्कीम है सिंध हुकूमत की, इससे पहले वो नहीं थी। इस तरह की कुछ और नई स्कीमें हैं जो बजट में शामिल तो हैं, लेकिन वो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल नहीं है। वो जो बजट के दूसरे मद हैं उनमें शामिल है। ज़राए कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी एक भी नई तरक्याती स्कीम नहीं होगी। कुछ स्कीमें होंगी, लेकिन जो हम बात कर रहे थे वो सालाना तरक्याती प्रोग्राम की बात कर रहे थे, जिस पे नई स्कीमें शामिल नहीं हैं और पुरानी स्कीमों को मुकम्मल करने को तरजीह दी गई है। जी बिल्कुल, पुरानी स्कीमों को मुकम्मल करने को ही तरजीह दी जा रही है। ठीक है, आजिज़ हमारे साथ रहिए। फ़हीम सिद्दीकी का रुख कर लेते हैं।
फ़हीम सिद्दीकी, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इससे पहले बात कर रहे थे कि खसारे का बजट पेश किया जाएगा। हमेशा से ही खसारे का बजट पेश किया जाता रहा है। पाकिस्तान में विफाक हो या सूबे, कभी हमने ये नहीं देखा कि बजट जो है वो बग़ैर खसारे के या बग़ैर किसी बैनुल अक़वामी इमदाद के कर्ज़े के पेश किया गया हो। देखिए, बात यह है कि अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं तो ऐसा नहीं है कि हर साल जो है वो खसारे का ही बजट पेश किया जाता रहा हो। जब पाकिस्तान की इकनॉमी जो है वो बेहतर पोजीशन में थी तो इस मुल्क में जो है वो सरप्लस बजट भी जो है पेश किए गए। और कल अगर हम देखते हैं तो जो हमें पंजाब का बजट नजर आता है वो भी सरप्लस बजट है। तो ओवरऑल जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि अगर हम सिंध की बात करते हैं, क्योंकि सूबाई बजट जो है वो सूबे की हद तक जो है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, अदरवाइज तो जो वफाक का बजट है उससे जो है वो लिंक ज़्यादा होते हैं। आवाम का बराह रास्त जो असर पड़ता है वो वफाकी बजट का पड़ता है, और ताजिर बरादरी भी उसी को जो है वो अहमियत भी दे रही होती है, और उसी से लगने वाले टैक्सेस जो हैं वो ताजिर बरादरी को जो है वो मुतासिर भी करते हैं। सूबाई बजट जो वो इस हवाले से ज़रूर अहम होता है ताजिर बरादरी के लिए, ख़ास तौर पे और कारोबारी तबके के लिए, कि इसमें ये देखा जाता है कि उनको उनके इंडस्ट्रियल स्टेट्स में किस हद तक जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है। अगर हम कराची की सिर्फ बात करें तो कराची में कई इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, जिसमें साइड भी है, जिसमें कोरंगी भी है, जिसमें नॉर्थ कराची भी है, इसके अलावा और भी हमारा ईपी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी है। तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाने के ऊपर सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, ताजिर बरादरी की इस वक्त उस पर नजरें हैं। जैसे आपसे कुछ देर पहले जो है जाहिद हुसैन और अशरफ खान ये बात कर रहे थे कि K4 के लिए क्या किया जा रहा है। पानी सनतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन K4 जो है वो साल से तातुल का शिकार है। उसके लिए जो वफाकी बजट है कभी वो नहीं मिलता, कभी सिंध गवर्नमेंट अपना बजट खर्च नहीं कर पाती, कभी जो उसके नक्शे में उसके जो डिज़ाइन में उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये बहुत पुराना मंसूबा हो चुका है और पानी कराची की एक बुनियादी ज़रूरत बन चुका है। एक तरफ हम ये देखते हैं कि शहर के लिए बात हो रही होती है कि हम हब डैम से जो है वो कुछ मिलियन गैलन पानी जो है उसको इजाफी हासिल कर लें, लेकिन हम ये नहीं देखते कि केंजर लेक जहां से हमें जो है वो पानी बहुत आसानी से मिल सकता है, जिसकी सतह आप मुसलसल बुलंद हो रही है, वहां से जो कराची को पानी मिलना है उसके लिए K4 को कंप्लीट कर लिया जाए। तो K4 को कंप्लीट करना कराची के सिर्फ शहरियों के लिए नहीं बल्कि सनतकारों के लिए भी, वो सनतकार जो कराची में अपनी सनतें लेकर आज भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस यहाँ पे कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपनी मसनूआत जो वो बनाते हैं वो इन्हीं सड़कों से लेकर जो है वो चाहते हैं कि इनको इम्पोर्ट कर सकें या इसके सिलसिले में जो चीजें उन्हें चाहिए वो एक्सपोर्ट कर सके। तो ये सारी चीजें उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो है वो मुश्किल होती चली जाती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट चाहे किसी भी सूबे की हो, और खासतौर पर जो कि हम इस वक्त सिंध की बात करें तो सिंध के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या रखा जा रहा है, ताजिर बरादरी की इसके ऊपर बहुत ज्यादा नजरें हैं, और ताजिर बरादरी ये समझती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो है वो सिंध गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। बेशक वो कोई नई तरक्याती स्कीम ना लेकर आए, लेकिन जो पुरानी तरक्याती स्कीमें हैं उन्हीं के ऊपर जरूर काम हो, और उसके जरिए जो खासतौर पर इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वहां पर जो है वो काम बेहतर हो। इसके साथ साथ अगर आप आबाद की बात करें तो आबाद की भी आज के इस बजट के ऊपर बहुत ज्यादा नजरें हैं। आबाद जो है वो बेसिकली जो है वो डेवलपर्स की, बिल्डर्स की एक तंजीम है, और जो ये बिल्डर्स हैं इनका जो काम होता है वो किसी ना किसी सनत से, कोई 300 सनतें ऐसी हैं जो बिल्डर्स के साथ या बिल्डर्स के काम के साथ या रियल एस्टेट के बिजनेस के साथ जो है वो बराह रास्त जिनका कनेक्शन होता है। अब उसके ऊपर किस हद तक जो है वो कोई नया टैक्स अगर नहीं लग रहा जैसा कि अभी तक बताया जा रहा है, लेकिन सनतों को किस हद तक जो है वो फैसिलिटेट करने में सिंध गवर्नमेंट कामयाब होती है, इस हवाले से भी जो है वो आबाद की बहुत ज्यादा नजरें हैं आज के बजट के ऊपर। जी बिल्कुल, हर किसी की ही नजरें हैं। फ़हीम, मियाँ जाहिद हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है, मॉडर्न एज की तरफ जा रही है, बहुत आगे निकल रही है, और हमारा ये हाल है कि हम पानी का एक मंसूबा मुकम्मल नहीं कर पा रहे। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, वो मंसूबा इसीलिए मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उसमें अज़्म की कमी है, वो शायद हम करना नहीं चाह रहे हैं, उसको लटकाना चाह रहे हैं। अगर वो लटकता रहेगा तो फिर उसमें जो माफियाज के इंटरेस्ट हैं फिर वो सर्व होंगे। जैसा कि पानी की किल्लत की बात हो रही है, तो पानी की किल्लत अपनी जगह, मगर पानी की सप्लाई तो बदस्तूर मौजूद है, और वो जो सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं है, वो जस्टिफाइड नहीं है, और उसमें लोगों को उनके हक के मुताबिक पानी नहीं मिल रहा, और उसी में लोगों का माफिया का फायदा है, टैंकर माफिया और ये सारी चीजें। तो बहरहाल हमें इसमें मॉडर्नाइज सिस्टम पे जाना चाहिए, पानी की सप्लाई को बेहतर करना चाहिए।
और इसके साथ साथ अभी हम देखें कि दुनिया अगर मॉडर्नाइजेशन की तरफ जब हम बात करते हैं तो उसमें एक अल्टरनेट एनर्जी भी है, उसमें सोलर सिस्टम है, जो कि अभी मैं बजट देख रहा था तो सिंध के 200 देहात को ये सोलर सिस्टम दे रही है सिंध गवर्नमेंट अपने खर्चे से। तो मेरे ख्याल में तो 200 देहात की बजाय ये 2 लाख देहात को देना चाहिए। इससे अगर आप देंगे तो बिजली की चोरी भी खत्म हो जाएगी और गरीब आदमी को सस्ती बिजली मिल जाएगी। इस वक्त एक गरीब आदमी का जो बिजली का बिल है वो 4-5 हज़ार रुपये महीना है। तो अगर हम उसको सोलर दे दें लोगों को तो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो अचीव होगा, तो इस तरह लोगों को सहूलत मिलेगी। तो ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं। इसी तरीके से मैंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट की भी बात की। इसी तरीके से अगर आपने लोगों को रोजगार देना है तो हमारे जो बच्चे हैं बच्चियां हैं उनको हमें रोजगार देने के लिए हमें उनको लैपटॉप दे देने चाहिए, उनको हमें इंटरनेट देना चाहिए ताकि वो लोग जो है अपने अपने स्टार्टअप बिजनेस करें या ये कि वो अपना आईटी की ट्रेनिंग करें और वो अपना रोजगार खुद कमाने के काबिल हो सकें। तो इस तरीके से हमारी जो वुमेन एम्पावरमेंट भी होगी, यूथ एम्पावरमेंट भी होगी। तो करने के तो बहुत सारे काम हैं जो किए भी जा सकते हैं, जिसके लिए कोई बहुत ज्यादा खर्चे की भी जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जैसे सिंध गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर में अच्छा काम किया है, गंबट में जो बनाया है इन्होंने हॉस्पिटल बनाया है, इस तरह एमआई सीवीडी को बड़ा अपग्रेड किया है। तो ये चीजें तो उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने हेल्थ में अच्छे काम किए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यही अच्छे काम जो है इन्हें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी करने चाहिए, इन्हें बिजली की फराहमी पे भी करने चाहिए, इन्हें पानी की फराहमी पे भी करने चाहिए और लोगों को रोजगार की फराहमी जितनी आसान आज के दौर में है आईटी की वजह से उतनी कभी भी नहीं थी। तो हमें अपनी यूथ को उस तरफ लेके जाना चाहिए कि जो कि अपना रोजगार खुद कमाने के काबिल हो जाए। और रोजगार भी छोटा मोटा रोजगार नहीं होता, उसमें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं इनके। तो लिहाजा हमें अपनी यूथ को उस तरफ लेके जाना चाहिए। तो ये सूबा वैसे भी अमीर सूबा है और ये बड़ी जल्दी इससे खुशहाल हो सकता है। और फिर ये कि एक हमारे माथे पे स्टिग्मा है ये कच्चे का, तो इसको क्यों नहीं हम एड्रेस करते, इसको हमें एड्रेस करना चाहिए। इसमें भी मुझे तो विल की कमी नजर आती है, जैसे कराची में पानी की कमी नजर आती है उसमें विल की कमी, इसी तरीके से वहाँ विल की कमी है। अच्छा, सक्खर हमारा इतना बड़ा अच्छा शहर है, वहाँ पे डेट्स का बिजनेस है, वहाँ पे हमें ड्राई पोर्ट बनानी चाहिए और वहाँ पे डेट्स के बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए। और वो जो जंगलात हैं वहाँ पे शाहबेलों के जंगलात, तो उनको सही प्रॉपर में यूटिलाइज करके और उसको एक टूरिस्ट पॉइंट बनाना चाहिए। तो ये सारे काम जो हैं ये तो बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए इन सारे जी बिल्कुल, सारे इक़दाम जो हैं अब देखना ये है कि क्या होने जा रहा है बजट में। एफपीसीसीआई अहदेदार मियां जाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी, आजिज़ जमाली और अशरफ खान ने भी हमें अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया।